नमस्कार साथियों। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए जो अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं उसमें पार्ट बी के अंदर हमने जो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 पहले पढ़ ली हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के छोटे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और हम ये अब जो हैं 2 यूनिट बची हुई हैं जिसमें से आज एक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट 3 और कल एक अंतिम पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा यूनिट 4। उसके बाद आपका अंग्रेजी का कोर्स संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो हम पार्ट बी की यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स। टीचिंग के लिए हमें क्या-क्या स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं और स्किल्स कौशल किस प्रकार से हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ से मेनली पूछा क्या-क्या जाता है तो आपको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है स्टोरी राइटिंग की, कहानी कैसे लिखें। तो कहानी कौन-कौन सी पूछ सकता है जो इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर पे आपको कहानी लिखने को कहेगा। तो यदि वो कहानी लिखने को नहीं कहेगा तो आपको इतने सारे प्रश्न याद करके जाने हैं। तो आप ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि आपको एक कहानी दे दे ताकि आपको इतने सारे बड़े क्वेश्चन न पढ़ने पड़े। तो छोटे-बड़े सभी क्वेश्चन को मिला के यहाँ हम बात करें कि कहानी स्टोरी जो आप बचपन से लिखते हो थ्रस्टी क्रो की, लॉयन एंड माउस की, हेर एंड टॉर्टोइस की, फॉक्स एंड ग्रेप्स की, तो इनमें से अगर कोई कहानी दे देता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो मैंने इस साल के लिए 3 कहानियाँ अपने हिसाब से चुनी हैं वो ये हैं कि तो फॉक्स एंड ग्रेप्स वाले पढ़ ले आप, हेर एंड टॉर्टोइस वाली पढ़ ले, लॉयन एंड माउस वाली कहानी आप पढ़ के जाए। क्योंकि इनमें से अगर आ जाती हैं तो आपकी ज़्यादा चांस रहेगा कि 6 में से 6 नंबर पूरे आपको मिल जाएँगे। यदि कहानी नहीं आती हैं तो आपको फिर इन क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा और इन क्वेश्चन में से देखो मेन-मेन बातें क्या हैं, लेखन क्या है और लेखन के कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं लेखन के, तो उनको हम बताएँगे आपको। रीडिंग क्या है और रीडिंग के पर्पसेस क्या हैं, उद्देश्य क्या है कि हम रीडिंग क्यों करते हैं, उच्चारण जो है बोलकर उच्चारण क्यों कर रहे हैं। अगला है रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का रोल क्या है अंग्रेजी वाली क्लास में, या फिर वो नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं नई लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चों को। अगला है एक्सप्रेशन क्या है और उसके प्रकार कौन-कौन से हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या है, रिदम, स्ट्रेस, इंटोनेशन क्या है, इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें लिखो और किस प्रकार हम सीडब्ल्यूएसएन जो बालक हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड उनकी केयर कर सकते हैं एजुकेशन के टाइम पे। तो एक-एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो आपको मैंने कहानियाँ बता दी हैं, आप खुद छोटी क्लासेस की जो पासबुक्स वगैरह हैं, उनमें आप ये कहानी देख लीजिए। ये 3 कहानियाँ आप पढ़ के जाएँ तो अच्छा रहेगा। अब हम एक-एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख रहे हैं कि शॉर्ट नोट यदि आपको लिखने को कहे इन तीनों चीज़ों के ऊपर तो आप विशेष प्रकार से लिख के आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिदम क्या होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं लय, सुर या ताल। इट इज़ अ म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा का संगीतीय जो भाग हैं उस अनुभाग को कहते हैं अपन रिदम। इट मेक्स यह बनाती हैं प्रोनंसिएशन उच्चारण को मोर अप्लाइंग ज़्यादा अप्लाइंग एंड इफेक्टिवफुल, तो प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए जो आपकी बोली गई जो उच्चारण की भाषा है उसको प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए हम रिदम का प्रयोग करते हैं। अब रिदम आपने कहाँ देखी है, तो मैं जो बोल रहा होता हूँ वो मेरी एक अलग फ्लो होता है, मेरा अलग रिदम है जिसपे मैं बात कर पाता हूँ। तो सब व्यक्तियों की रिदम अलग-अलग है और वह रिदम जो है हमारे प्रोनंसिएशन को, हमारी आवाज़ को, हमारी जो वॉइस है उसको अप्लाइंग बनाती हैं, उसको इफ़ेक्टफुल बनाती हैं। अगर किसी का रिदम कमज़ोर है तो उसके बोले गए शब्दों का इफ़ेक्ट सामने वाले पे कम पड़ेगा। इसलिए हम जो बोलते हैं उसका कुछ सेंस निकले इसलिए हम रिदम का प्रयोग ज़रूर करें। अगला है स्ट्रेस, बलागात। बोलने के लिए हमें लाउड बोलना है, तो लाउड बोलने के लिए हमें जोर देना पड़ता है कही गई बात पर, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो पढ़ के समझते हैं। इट इज़ द डिग्री ऑफ एम्फेसिस गिवन अ साउंड इन अ स्पीच। स्पीच का मतलब कि जो संवाद होता है, जो वार्तालाप, जो बातचीत हम कर रहे हैं, उसके अंदर जो ध्वनि साउंड उत्पन्न हुआ है, वहाँ हमें एम्फेसिस जोर देना है। एम्फेसिस गिवन का मतलब जोर देते हुए चलना है। तो जब हम साउंड के ऊपर लाउडनेस पे ध्यान देते हैं साउंड की, तो वो एक डिग्री है कि हम जहाँ जोर दे रहे हैं कही गई बात पर, तो हम लाउडली किसी बात को कह रहे हैं तो उस पे विशेष बल दे के कह रहे हैं, तो वो हमारी स्ट्रेस होता है साउंड पर। अगला है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होगा? भाषाई उतार चढ़ाव। कभी हम आवाज़ धीरे से बोल के
लास्ट की आवाज़ को मतलब लास्ट की आवाज़ को बढ़ा देते हैं, या स्टार्टिंग तेज से किया बाद में धीरे धीरे बोलने लग गए, तो हम पिच जो है वॉइस की जो पिच है उसको चेंज करते रहते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं, थोड़ा हमने स्पीड से हमने बोला, थोड़ा मतलब हाई बोला, फिर लो हो गए, तो हम स्पीड में या हाई बोलते बोलते लो हो जाते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएगा, इंटोनेशन। या लो बोलते बोलते हाई बोलने लग गए, यानी धीरे धीरे बोलते हुए ज़्यादा जोर से बोल गए, या जोर से बोल के लास्ट की बात को धीमे से ख़त्म कर दिया, तो ये भाषा का उतार चढ़ाव हो रहा है यहाँ पे। पिच जो है यानी जो सीमा है बोली गई भाषा की, बोली गई ध्वनि की, उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटोनेशन होगा। तो इसको पढ़ के समझते हैं। द राइज एंड द फॉल, अप एंड डाउन होना, फॉल का मतलब नीचे गिरना आवाज का, राइज का मतलब आवाज का तेज होना। द राइज एंड द फॉल ऑफ द पिच इन वॉइस, वॉइस का जो पिच है, जो सीमा है, उसको ऊपर लाना या कम करना, ये जो है आवाज के अंदर कहलाता है इंटोनेशन। बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज द चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस। तो वॉइस की जो पिच है उसमें बदलाव हो रहा है, तो वही हमारा इंटोनेशन है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, इंटोनेशन के हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है फॉलिंग इंटोनेशन। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप जो आप शुरू करोगे, तो स्टार्ट तो हम करते हैं लाउड वॉइस से, और इसको खत्म करेंगे एक सिंपल या जो है कम वॉइस में, लो वॉइस में से जो है समाप्त करते हैं। और राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है कि बोलना प्रारंभ करेंगे धीरे से और थोड़ा तेज हो जाएंगे लास्ट जाके। तो ये फॉलिंग जो है इंटोनेशन में हम बात करेंगे सिट डाउन, सिट डाउन। सिट डाउन में क्या कहेंगे, पर सिट तो बोलेंगे जोर से, डाउन बोलेंगे धीरे। सिट डाउन, सिट डाउन, तो ऐसे बोल के आपको देखना है। स्टार्ट्स विद अ लाउड पिच, लाउड पिच के साथ शुरुआत, एंड देन द वॉइस गोज डाउन, धीरे धीरे आवाज धीमी हो जाएगी। फिर राइजिंग इसमें है कि स्टार्ट्स विद अ लो पिच, लो पिच यानी कि धीमी आवाज के साथ शुरू करेंगे, एंड देन द वॉइस राइज ऑन, तो आवाज बाद में तेज हो जाएगी। आर यू कमिंग, तो ऐसे बोलेंगे। आर यू को तो बोले हमने धीरे धीरे बोला, और कमिंग को हमने बोला जोर देके, तो हम इसे ऐसे बोलते हैं आर यू कमिंग, तो कमिंग पे जोर दिया और आर यू को थोड़ा सिंपल बोला, तो ये आपका हो जाएगा राइजिंग इंटोनेशन। अगला बात करते हैं कि चार्ट्स क्या होते हैं और इसका यूज क्या है हमारे लिए। तो चार्ट्स आर द हैंडी टीचिंग एड्स, जिनको हाथों से पकड़ के हम यूज कर सकते हैं, हाथों से बनाई हुई जो है टीचिंग एड्स होती हैं। चार्ट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, दृश्यात्मक जो प्रदर्शन होता है उसका एक महत्वपूर्ण अच्छा एग्जाम्पल है कौन, चार्ट्स। विच असिस्ट स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट को असिस्ट करता है इन अंडरस्टैंडिंग आइडियाज, आइडियाज जो विचार प्रकट किए गए उनको समझने के लिए, मोर देन, जबकि द टीचर जस्ट टॉक, टीचर जब पढ़ा रहा होता है उससे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बन जाती है, किसके साथ, चार्ट्स के साथ, क्योंकि यह विजुअल दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। और हैंडी टीचिंग एड्स क्या हुआ, जो हाथों से बनाए जा सके और हाथों से प्रदर्शित किया जा सके पकड़कर, तो वो आपके चार्ट्स इस प्रकार से काम होते हैं। अब इसका फायदा क्या क्या है, तो रिमाइंडर्स ऑफ लेसन टॉट, जो लेसन पढ़ाया गया है उसको रिमाइंड यानी कि अपने माइंड के अंदर रखने के लिए यूज होता है। जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जब आपको चार्ट्स की सहायता से, तो आप रिमाइंड कर पाते हो चीज़ों को अच्छे से, जो है समझ पाते हो। अगला है अ लिस्ट ऑफ स्किल्स टू प्रैक्टिस, ये जो है एक लिस्ट है चार्ट स्किल को प्रैक्टिस करने की, कौशल को विकसित करने की। अगला है मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, जो कठिन शब्द हैं उनको चार्ट की सहायता से बड़े ही आसानी से समझाया जा सकता है। इन डेवलपिंग अ स्टोरी, एक कहानी को जो है डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, सही समय अनुसार जो घटना होती है, तो कालक्रम के अनुसार घटनाओं को जमाना, इवेंट्स को बताना कि इसके बाद ये हुआ, वो चार्ट्स की सहायता से आसानी से हो जाता है। अगला है टीचिंग पैराग्राफ ऐसे कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब रचना, तो टीचिंग यानी कि पढ़ाना, पैराग्राफ को पढ़ाना या निबंध को पढ़ाना, और उस निबंध या लिखी हुई रचना को पढ़ाने के लिए हम चार्ट का जब प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है, तो ये चार्ट का यूज़ हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ कैन चिल्ड्रन बी इनकरेज्ड टू लर्न न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखने के लिए हम बच्चों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, या ऐसा पूछ ले कि इम्पोर्टेंस बताइए किस चीज़ की, मदर टंग की, आपकी मातृभाषा किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल निभाती है अंग्रेजी को सिखाने में। तो इसको एक आंसर के रूप में हम देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न दियर मदर टंग, चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी मदर टंग मातृभाषा को सीखते हैं इन
नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक परिवेश के अंदर, विदाउट एनी कॉन्शियस इफेक्ट, विशेष बल लगाए बिना जो है वो इस प्राकृतिक माहौल में, इस नेचुरल माहौल में मदर टंग को, मातृभाषा को सीख जाते हैं। सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट, जब हम प्रोवाइड करवा रहे होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर सेकंड और न्यू लैंग्वेज, नई भाषा या द्वितीय भाषा अंग्रेजी के लिए, देन द लर्निंग इंक्रीज हो जाएगी फॉर न्यू लैंग्वेज, नई भाषा के लिए। तो जब हम वैसा ही माहौल किसको दे देंगे, नई भाषा को, तो जो उसमें इंक्रीजिंग है सेकंड लैंग्वेज के लिए या नई भाषा के लिए वो बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं सम एक्टिविटीज फॉर न्यू लैंग्वेज लर्निंग, नई भाषा सीखने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी हैं जिनकी सहायता से उस लैंग्वेज को या इंग्लिश को सीखा जा सकता है। पहला है टॉकिंग विद फ्रेंड्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में दोस्तों के साथ बातें करें। लिसनिंग इंग्लिश न्यूज ऑन टीवी, अंग्रेजी जो समाचार पत्र हैं, अंग्रेजी जो समाचार हैं वो टीवी में सुने। डू सिंपल कन्वर्सेशंस, तो सामान्य वार्तालाप करें अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ या टीचर्स के साथ। रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको पढ़ें, जिससे आपकी जो है वोकेब सुधरेगी और उनको पढ़ने से आपकी जो है नए नए वो जो है शब्दावली के शब्द आपके दिमाग में जाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका है नई लैंग्वेज को सिखाने का। आगे हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अभिव्यक्ति क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। इट इफ अ मैन एंड वुमन, एक व्यक्ति या महिला, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करे, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, अपने आप को, इन फ्रंट ऑफ अदर दूसरों के सामने, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन एक अभिव्यक्ति क्या है, तो अपने आप को किसी दूसरे के सामने कोई व्यक्ति या महिला अभिव्यक्त कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, तो वह कहलाता है एक्सप्रेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं। पहली अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति, जिसे अपन कहते हैं ओरल एक्सप्रेशन, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह ओरल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अ मैन एक्सप्रेस, मैन की जगह वुमन लिखे, महिला अगर या लड़की कोई लिख रही है ऐसे लिखे तो मैन की जगह पे आप वुमन लिख सकते हो। अ मैन एक्सप्रेस हिज व्यूज थ्रू टॉक्स, बातों के जरिए एक आदमी अपने व्यूज विचारों को पहुंचा रहा है। इट डेवलप स्पीकिंग स्किल, तो ये स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने में सहायता है और यह आपका ओरल एक्सप्रेशन होगा। अगला है रिटन एक्सप्रेशन। अ मैन एक्सप्रेसेस हिज व्यूज, एक व्यक्ति जो अपने विचारों को पहुंचाता है थ्रू राइटिंग, लेखन के जरिए, तो वह कहलाएगा रिटन एक्सप्रेशन। इट मेक्स क्रिएटिव लर्नर्स, तो क्रिएटिव बनाता है लर्नर्स को, अधिगमकर्ता को, सीखने वाले को जो है सृजनात्मक बनाने का काम कौन करता है, राइटिंग एक्सप्रेशन। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, टीचर का रोल क्या है। एक क्लास के अंदर, अंग्रेजी की क्लास में टीचर का रोल क्या क्या है, तो सबसे मेन जो रोल है, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको 4-5 बिंदु बना के लिखने हैं। तो पहला बिंदु होगा हमारा कि द टीचर शुड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न, जो टीचर होगा वो शुड हेल्प, उसको चाहिए हेल्प करना यानी सहायता करना, चिल्ड्रन बच्चों की, लर्न टू यूज की वो सीखें, यूज करना किसको, अंग्रेजी को, जो अंग्रेजी भाषा है उसको, बाय फ्री यूजेज, अपने स्वतंत्र उपयोग से, अपने स्वतंत्र प्रयोग से, तो खुद भी जो है स्वतंत्र होकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना सीखे, ये एक टीचर को बताना चाहिए। दूसरा है टीचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एवेल्युएट, टीचर को आवश्यकता होती है कि वो एवेल्युएट करे, मूल्यांकन करे, देयर स्टूडेंट, उनके शिष्यों का, बाय करेक्टिंग देम, उसको सही करते हुए, अगर किसी ने मिस्टेक की है तो मूल्यांकन के द्वारा उनसे सुधारे, और एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, और फीडबैक दे, उसको प्रतिपुष्टि दे, फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि, तो उसे प्रतिपुष्टि दे ऑन दियर परफॉर्मेंस, उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके ऊपर, एंड डेवलपमेंट, और उसने क्या विकास किया पहले की तुलना में, उसको बताए कि हाँ आपकी यहाँ कमजोरी है और आपने अच्छा यहाँ पे किया है, तो उसको दोनों बताए, कमजोरी भी बताए और उसने क्या अच्छा किया है दोनों बताए। हिज एंड हर रोल, यानी उसका या उसके, टीचर का जो है, टीचर महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है हिज और हर। तो जो टीचर हैं, रोल बीइंग ए मॉडल लैंग्वेज लर्निंग, तो एक आदर्श लैंग्वेज लर्निंग करवाने का काम कौन करवाता है, टीचर करवाता है। कैसे, हिज प्रोफिशिएंसी, उसकी जो प्रोफिशिएंसी है, दक्षता जो है, इन प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करने की, शुड बी आइडियल, वो आदर्श होनी चाहिए, एज अ मॉडल
एज अ मॉडल का मतलब आदर्श रूप में, फॉर इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण। तो जो बच्चे अनुकरण कर पाए, एक ऐसा आइडियल वो बने, आइडियल का मतलब आदर्श बने। तो आदर्श वार्तालाप करने वाला होना चाहिए, आदर्श जो है प्रोनाउंसिएशन करने वाला होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी हो टीचर की, और वो एक आइडियल के रूप में विकसित होगा, जो एक मॉडल कन्वर्सेशन करेगा और जिसको इमिटेट करके, इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करके बच्चे उससे सीख पाए। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन कैसी होनी चाहिए CWSN बच्चों की, और उनकी केयर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। द फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ केयर हैं जो CWSN बच्चों की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की करना चाहिए। पहला, ऑब्जर्व देम, उनको ऑब्जर्व करें, उनको देखें, आकलन करें। वाइल दे आर लर्निंग, जब वो सीख रहे हैं तो उनका आकलन करें कि वो किस प्रकार से सीख रहे हैं। दूसरा, डू करेक्शन, चीजों को सुधारे। वाइल दे आर डूइंग मिस्टेक, जब वो गलतियां कर रहे हैं। तीसरी बात क्या होगी, टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर देम, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं ले, क्योंकि सामान्य बच्चे जल्दी सीखते हैं और जब इनमें डिसेबिलिटीज हैं, अक्षमताएं हैं, तो उनको सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होती हैं। टीचर शुड बिहेव अप्रोप्रिएटली, टीचर को चाहिए कि वो सही सही सटीक व्यवहार करे विद देम, उनके साथ, लाइक अदर स्टूडेंट, जैसे कि सामान्य स्टूडेंट से किया जाता है, उनको भेदभाव न करे उनके साथ। ट्राई टू प्रोवाइड देम, उनको सहायता करे प्रोवाइड करवाने की, सूटेबल इन्वायरमेंट, एक उचित जो है पर्यावरण या इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, जैसा जिससे उनकी लर्निंग बढ़ सके। तो ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट उनको, सूटेबल इन्वायरमेंट दे जहां वो अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, राइटिंग एंड इट्स एलिमेंट्स, राइटिंग और उसके तत्व कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले राइटिंग की बात करें तो राइटिंग यानी लेखन क्या है। राइटिंग इज वन ऑफ द फोर बेसिक स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। बेसिक स्किल, एक भाषा के जो मुख्य कौशल हैं, जिसे हम LSRW बोलते हैं, उनमें से एक, वन ऑफ द फोर, उन चारों में से एक है राइटिंग यानी कि लेखन। तो लेखन चार स्किल जो लैंग्वेज की हैं उसमें से एक हैं। आगे हम बात करते हैं, इट इज अ प्रोडक्टिव स्किल, यह एक उत्पादन स्किल है, जहां हम लिखते हैं तो कुछ नया बनता है। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है, व्हेन वी क्रिएट समथिंग न्यू, जब हम कुछ नया बनाने की क्षमता रखते हैं तो वह क्षमता प्रोडक्टिव स्किल कहलाती है। तो राइटिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है। इट इंक्लूड, यह शामिल करती हैं अपने अंदर, ऑल द नॉलेज, सभी ज्ञान को, एंड एबिलिटीज, क्षमताओं को, रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग, जो एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने से संबंधित हैं, और सेल्फ, अपने आप को, थ्रू द रिटन वर्ड, लिखकर, शब्दों को लिखकर जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को जब हम समझाते हैं, तो उन संबंधित बातों की जो ज्ञान है और उनकी जो योग्यता है उसको बताने के लिए हम राइटिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसके कौन कौन से घटक हैं, एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग, लिखने के कौन कौन से घटक है, तो इसके 6-7 घटक आपके सीरीज में हैं। उनको मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा है। सबसे पहला होता है कलेक्शन, तथ्यों का तथ्यों को इकट्ठा करना आपका कहलाता है कलेक्शन करना। द लर्नर कलेक्ट्स, सीखने वाला जो है कलेक्ट करेगा फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, तो ये कहलाएगा कलेक्शन करना। तो चूंकि लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य चाहिए होते हैं तो उनका कलेक्शन होगा, फिर उनको सही क्रम से जमाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ही ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड फैक्ट, तो तथ्यों को जब हमने इकट्ठे किए उनको जमाएंगे। फिर अगला है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे उन चीज़ों को, उन तथ्यों को जो आपने जमाए हैं। उसके बाद एडिटिंग करेंगे, उनको एडिट करेंगे सही प्रकार से कि कोई छूट तो नहीं गया, कोई रह गया तो उसको लिखें। फिर उसका रिवीजन करेंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे, कोई त्रुटि है तो त्रुटि, लेखन की त्रुटि को सुधारेंगे, रीराइट करेंगे। तो रिवीजन इसलिए किया जाता है कि आपने ऊपर जो 4 स्टेप लिखी, क्रम भी सही जमा लिया, तथ्य भी इकट्ठे कर लिए, किंतु उसमें जो मिस्टेक हो सकती है, शब्दों की मिस्टेक, उनको सुधारेंगे तो रीराइट किया जा सकता है रिवीजन के माध्यम से। फिर उनका सीक्वेंस एक बार और देखा जाएगा कि कोई सीक्वेंस में मिस्टेक तो नहीं होगी रीराइटिंग करने के बाद, और फिर उसका अपन लिखी हुई चीज़ का यूज करते हैं। तो ये 7 स्टेप हो गए, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, डिस्क्रिप्शन, एडिटिंग, रिवीजन, राइटिंग, सीक्वेंस के बाद यूजेस। तो ये हो चुका है राइटिंग के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है आपका, कि जो रीडिंग है और रीडिंग का पर्पस क्या है, रीडिंग क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। तो एक एक करके समझते हैं।
इट इज़ वन ऑफ द 4 बेसिक स्किल्स। ये भी उन 4 स्किल्स में से एक हैं जो भाषा की होती हैं। जो भाषा के 4 मुख्य कौशल हैं LSRW, उसमें से ही एक स्किल कौन सा है आपके? रीडिंग है। इट इज़ मेजर कंपोनेंट, यह एक मुख्य घटक है फॉर आवर डेली लाइफ, हमारी दैनिक रूटीन का। तो हम जब हमारे दैनिक जीवन का एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में आपकी रीडिंग स्किल होती है एज वेल एज स्कूलिंग, जब हम स्कूल में हैं। तो एज वेल एज साथ के साथ स्कूल में जब हम हैं स्कूल में जब हम पढ़ रहे होते हैं या घर पे भी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी डेली लाइफ में रीडिंग सब जगह यूज होती है। रीडिंग इज नॉट जस्ट रीडिंग, न केवल मूविंग आवर आइज, आंखें घुमाना है, ओवर लेटर्स, अक्षरों पर, वर्ड्स शब्दों पर, एंड सेंटेंसेस वाक्यों पर। जो आपका रीडिंग है वो केवल आंखें घुमाना नहीं है, किन किन पर? लेटर्स यानी कि अक्षरों पर, शब्दों पर, सेंटेंसेस वाक्यों पर, और न ही स्पीकिंग आउट वर्ड्स अलाउड यानी जोर से शब्दों को उच्चारित करना। तो ये भी आपका रीडिंग नहीं होता है। रीडिंग क्या है? इट इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, यह एक समझ है, एक प्रकार की समझ है द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स, जो पर्टिकुलर वर्ड्स आपने पढ़े या जो सेंटेंस पढ़े उस सेंटेंस को आपने जो है पढ़ा और पढ़ के आप उसे समझ गए, तो ये रीडिंग होगी। तो रीडिंग केवल आंखें घुमाना नहीं है शब्दों के ऊपर या वाक्यों के ऊपर, यह तो वह कला है जहाँ आपने जो पर्टिकुलर शब्द पढ़ा है या पर्टिकुलर जो वाक्य पढ़ा है उसका आप मीनिंग अंडरस्टैंड कर पाओ। अब इसके पर्पस क्या है, रीडिंग क्यों की जाती है? तो सबसे पहला पर्पस तो ये है टू कनेक्ट द आइडिया ऑन द पेज टू वॉट यू ऑलरेडी नो। तो ये कनेक्शन बिठाता है, पढ़े गए जो मतलब रीडिंग है वो उससे कनेक्शन बैठता है कि इस पूरे पेज में आपने क्या पढ़ा है जो आप जानते हो। तो आपने जो जानकर पढ़ा है, आप जिस बारे में जानते हो, तो वो जो पेज है उस पेज की आपने सार के रूप में रीडिंग की है। अगला है टू गेन इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, सूचनाओं में वृद्धि करने के लिए हम रीडिंग करते हैं। तीसरा है रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर राइटिंग, अच्छे लेखन के लिए रीडिंग जरूरी है। जिसने कहीं से पढ़ा ही नहीं है, अनुभव नहीं लिया है, तो अगला या स्वयं का लेखन कार्य नहीं कर पाता है। अगला है स्कैन फॉर क्विक फैक्ट्स, जल्दी में जो है चीजों को स्कैन करना, यानी कि स्कैनिंग और स्किमिंग आपके रीडिंग का एक पार्ट है जहां हम बहुत तीव्रता से जो है किसी चीज को या किसी पेज पर पढ़ते हैं, किसी स्थान विशेष के अंदर या आवश्यकता अनुसार चीजों को बहुत तेजी से पढ़ते हैं। जैसे हम अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार में हम ऊपर वाली हेडिंग को पढ़कर ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। तो रीडिंग वहां भी होती है, बस वो क्विक रीडिंग है। अगला है इट डेवलप्स, जो आपकी रीडिंग है वो डेवलप करता है अवर माइंड, हमारे माइंड को, एंड गिव्स अस, हमें प्रदान करता है एक्सेसिव नॉलेज, बहुत ही गहन नॉलेज देता है, एंड लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के जो है तथ्य भी या जीवन के बारे में भी हमें बताता है। इट कीप्स, रीडिंग जो है वो कीप्स बनाती है माइंड्स को एक्टिव रखती है, माइंड को कैसा रखती है? एक्टिव रखती है, एंड इनहेंसेस, उसमें इनहेंस करती है, उसको बढ़ाती है, वृद्धि करती है क्रिएटिव एबिलिटी, हमारे सृजनात्मक योग्यता को बढ़ाती है रीडिंग। किसी ने रीडिंग नहीं की है तो रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखन कार्य, हमारी सोचने की क्षमता, हमारे माइंड में नई नई विचार आने की क्षमता रीडिंग से ही बढ़ते हैं। तो आपको ये यूनिट कैसी लगी? इस यूनिट के जो नोट्स आपने यहाँ देखे हैं ये आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुई और नहीं हुई, तो इसमें क्या सुधार किया जा सकता है।